जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का हमारा टॉपिक है साथियों ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव। तो आज हम ग्रीन हाउस प्रभाव की चर्चा करेंगे, इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। देखिए, अगर हम ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देते हैं, यानी सूर्य की गर्मी को अंदर तो आने देते हैं, हीट को, लेकिन बाद में जब हीट को बाहर जाना चाहिए तो बाहर नहीं जाने देते, लॉक कर लेते हैं। तो बेसिकली ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस का इस्तेमाल देखिए पहाड़ी जगहों पर होता है, जहाँ पे धूप कम निकलती है तो गर्मी थोड़ा वहाँ कम रहती है। तो किसान लोग क्या करते हैं कि ग्रीन हाउस बना लेते हैं, यानी एक ऐसा हाउस बना लेते हैं जिसमें सूर्य की गर्मी अंदर तो आ जाती है लेकिन वो गर्मी बाहर नहीं जा सकती, उसे लॉक कर लिया जाता है। इसी व्यवस्था को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस। ठीक है, अब ये ग्रीन हाउस वैसे तो ठीक है, खेती के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक ही है, बट जब ये बड़े स्तर पर पृथ्वी के संदर्भ में होने लगता है तो ये खतरनाक चीज़ हो जाती है, और इससे जो धरती का तापमान बढ़ रहा है उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए देखते हैं जरा क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव। शब्द की उत्पत्ति एक ऐसी परिघटना से हुई है जो पौध घर में होती है, यानी मैंने बताया ना आपको खेती में। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जिसके कारण पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल गर्म हो जाता है। नॉर्मल जब तक हो रहा है, नेचुरली हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब हम इसमें अपनी टांग अड़ा देते हैं तब ये दिक्कत करने लगता है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो आज पृथ्वी का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने के बजाय ठंडा होकर -18 पहुंच जाता। यानी नेचर ने हमें इतनी व्यवस्था करके दी है कि हमारा तापमान 18 सेल्सियस पे रहेगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो भी दिक्कत होती, क्योंकि तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता। दिन के समय में धरती जितनी गर्म होती, रात के समय में उतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती, तो फिर मामला दिक्कत देता। बट अभी ऐसा नहीं है, तो नेचर ने हमें ये व्यवस्था करके दी है, फिर हम भी इसमें टांग अड़ा रहे हैं। देखो, ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण विश्वव्यापी उष्णता होती है। उष्णता मतलब गर्मी होती है। गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में 0.06 की वृद्धि हो गई है, यानी पिछले 100 सालों में हमने धरती का तापमान 0.6 डिग्री बढ़ा दिया है एवरेज। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कम है, 0.6 से तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ये तो 1 डिग्री भी नहीं है। बट साथियों, ये बहुत ज़्यादा फर्क डालता है हमारे ग्लेशियर्स के ऊपर। जो ग्लेशियर्स है हमारे, उनके लिए 1-1 डिग्री का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होना बहुत मायने रखता है, जिससे वो बर्फ़ पिघलेगी। और ध्रुवीय बर्फ़ पिघलने का मतलब है कि नदियों में बाढ़ आना, समुद्र का जलस्तर बढ़ना और बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी होना, या आप समझ लीजिए पूरा का पूरा जलवायु ही परिवर्तित हो जाएगा इस 1 या 2 डिग्री के अंतर से ही। आप इसको समझिए, ठीक है। अब देखो, पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकसित होती है, जिसका लगभग 90% भाग वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेती है। यानी जो भी गर्मी धरती पर आ रही है उसका 90% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के अस्तित्व के बारे में 1824 में जोसेफ फॉरियर ने बताया था। सबसे पहले ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा को दिया। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त किरणों को अवशोषित किए जाने की घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? जलवाष्प। देखो, ध्यान रखना, जलवाष्प एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कुछ गैसें ग्रीन हाउस नहीं है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नाइट्रोजन भी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम से इसको देख लो। देखो क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी आ रही है यहाँ पे, ये हमारी धरती है, धरती के चारों ओर वायुमंडल है। तो जो यहाँ से गर्मी एंटर करती है उसमें कुछ गर्मी तो हमारी धरती की सतह ही एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ वापस हो जाती है। तो जो वापस हो रही है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ गर्मी CO2 जैसी गैसें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वो धरती को वापस मिल जाती है, बाकी इधर चला जाता है। अब जब तक ये नेचुरल वे में है CO2 तब तक ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंसान ने अब क्या किया, इसको ज़्यादा एमिशन शुरू कर दिया है। हमने फैक्ट्रियाँ लगा ली, हम कार चलाते हैं, हम बाइक चलाते हैं, हम बस चलाते हैं,
इतने सारे हमने फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं जो दिन रात धुआं उगलती हैं। तो इन सब से क्या होता है ना, इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ेगा तो इसकी मात्रा भी बढ़ेगी वायुमंडल में, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो गर्मी जो एब्जॉर्ब कर रही है उसकी मात्रा बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करेगी उतना ही टेम्परेचर हमारे वायुमंडल का बढ़ेगा, और वायुमंडल के तापमान बढ़ने का मतलब है धरती का तापमान बढ़ना, सीधी सी बात है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसें देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं इनके नाम याद रखना है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, CFC है, सल्फर है, ठीक है। ये सब जो है आपकी कार्बन मतलब ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी शामिल होती हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो अगर डायरेक्टली पूछता है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है और ऑप्शन में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दिखता है तो लगा देना, सही चला जाएगा, ठीक है ना। और सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि इत्यादि है। अब देखो IPCC करके एक पैनल है जिसका नाम है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा चिन्हित 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कौन कौन सी हैं, CH4, मीथेन, CFC है, N2O है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये देख रहे हो आप लोग। अच्छा यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से है, और यहाँ दे रहा है ये है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली उसको हार्म नहीं पहुँचा रही हैं हमारे वायुमंडल को। तो अगर ये पेपर में आता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है और ऑप्शन में आपको चाहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिख जाए या फिर SO2 दिख जाए तो लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही जाएगा, ठीक है। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड ये डायरेक्टली ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। एसिड रेन हम लोग जानते ही हैं, आगे पढ़ेंगे। अब देखो वर्तमान में चिंता का कारण बनी ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। ध्यान रखना ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। कुछ अन्य गैसें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती हैं और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट है, इनको देख लो। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव उसके सांद्रण में वृद्धि के परिमाण, वायुमंडल में इसके जीवन काल तथा इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होते हैं। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है तो वह पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित कर लेती है। अगर देखो ओजोन वायुमंडल में ऊपर है समताप मंडल में तो फायदेमंद है, लेकिन अगर नीचे आ गई तो फिर हमारे लिए दिक्कत देगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं, इनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उभरने में उतना ही अधिक समय लगता है। यानी जो ग्रीन हाउस गैस जितने लंबे समय तक टिकी रहेगी वो उतना ही ज़्यादा वायुमंडल को नुकसान पहुंचाएगी, सीधी बात यह है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है, बिल्कुल सही बात है। CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के दहन से होता है, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह वगैरह। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, अतः भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण भूमि उपयोग के परिवर्तन के कारण जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा बढ़ा रही है। अब जंगल क्या करते हैं, CO2 को सोख रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। हम लोग कार्बन चक्र में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अपने स्रोत में हुए परिवर्तनों से समंजित करने के लिए CO2 को 20 से 25 साल लग जाते हैं। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। लगातार हमारे वायुमंडल में इतनी स्पीड से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ठीक। जलवायु मॉडलों में वायुमंडल से होने वाले परिवर्तनों का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दुगुना करके दिखाया जाता है। आगे देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों में पैदा होता है। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है, जहां पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती हैं। इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। वही सब है जो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि कैसे काम करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और लास्ट पॉइंट देखिए, इसमें वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, ध्यान रखना, जिसकी उद्घोषणा 1997 में की गई थी। 2005 में प्रभावी हुई इस उद्घोषणा को 141 देशों ने अनुमोदन किया है। क्योटो प्रोटोकॉल 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया है कि वे 1990 के उत्सर्जन स्तर में
वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाए। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है, अब ये कुछ इसके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कारण है, वो देख लो जरा। मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। इसके पिघलने पर यह पुनः प्राकृतिक गैस तथा जल में परिवर्तित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। यानी CO2 हमारे लिए ज़रूरी भी है और खतरनाक भी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पौधे इसको लेंगे, पौधे लेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। और खतरनाक इसलिए है कि ये ग्रीन हाउस इम्पैक्ट पैदा कर रही है। विश्व मौसम संगठन के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm थी, है ना, जो 0.03 थी, और अब ये जो है 0.5% के हिसाब से लगातार बढ़ रही है। धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, यहाँ से मीथेन निकलती है। जबकि आर्द्रभूमि, समुद्री हाइड्रेट मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है 76%, और सबसे ज़्यादा ये कौन करता है? आर्द्र भूमियाँ करती हैं, ध्यान रखना। इसलिए कभी पेपर में अगर सवाल पूछा जाए कि मीथेन का सर्वाधिक उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो आप आंसर करोगे वेटलैंड से होता है, आर्द्र भूमियों से होता है। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।